देखिए आपका आईपीसी चल रहा था और आईपीसी में आपका संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में हम पढ़ा रहे थे, जिसमें कि आपराधिक दुर्विनियोग हम पढ़ाए थे। इसके बाद आपका न्यास भंग आता है, थोड़ा कम चांस रहता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। लेकिन आपका इतना कम से कम जानते रहे कि अगर टिप्पणी में आ गया तो ट्यूबलाइट जला लीजिए, वो पीछे वाला किनारे वाला है, उधर किनारे वाला। हाँ। ये अभी हम लिखवाएंगे, पहले इसको एक बना दिया जाए भूमिका। देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग, ये आपका धारा 405 में परिभाषित किया गया है। इसमें ये रहेगा कि अगर चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति किसी व्यक्ति को विश्वास पर दी गई है और वह व्यक्ति उसका मिसयूज करता है यानी कि दुर्विनियोग करता है, तो ये इस अपराध को हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। या न्यास के रूप में उसे संपत्ति दी गई है, न्यासी बनाया गया है और उसका कर्तव्य है कि संपत्ति को न्यास के अनुसार प्रयोग करे और वह न्यास के विपरीत जाकर प्रयोग करता है, तब भी इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि सामान्य भाषा में गबन या अमानत में खयानत कहा जाता है। तो चाहे आप भविष्य निधि में जमा करिए, बैंक में जमा करिए, किसी व्यक्ति के पास रखिए, इससे हमें मतलब नहीं है। इस मामले में जिस पर जितना विश्वास होगा, दंड की मात्रा उतना ही ज़्यादा होगी। जैसे कि बैंक इत्यादि पर ज़्यादा विश्वास होता है कि ये हमारा धन सुरक्षित रखेगा, अगर वह धन का मिसयूज कर लेता है तो दंड की मात्रा थोड़ा क्या होगी, ज़्यादा, अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकेगी। यानी कि जिस पर जितना विश्वास और वह विश्वासघात करता है तो दंड की मात्रा ज़्यादा रखी गई है। यानी कि उदाहरण पूछा जाता है, जैसे ए है और कहीं यात्रा पर जा रहा है, बी को अपना प्लेट न्यस्त करके जा रहा है और बी उस प्लेट का मिसयूज कर देता है, यानी कि बी उस प्लेट को बेचकर पैसा अपने पास रख लेता है, तो बी ने कौन सा अपराध किया? तो बी ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, यानी कि आपराधिक न्यास भंग किया, क्योंकि ए ने बी पर विश्वास किया था कि यह हमारे सामान को सुरक्षित रखेगा। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति है जो दूसरे पर बिलीव किया है, विश्वास किया है, कोई चल या अचल संपत्ति न्यस्त किया है और दूसरा व्यक्ति उसका दुर्विनियोग करता है या अपने लिए उसको संपरिवर्तित कर लेता है, तो इस अपराध को ही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाएगा। अब यहाँ जो संपत्ति आती है वह आपका स्वेच्छा से ही दी जाती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, विश्वासघात। अब जो क्वेश्चन नया मॉडल इस समय बन रहा है वह आपका बन रहा है कि आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग में डिफरेंस बताइए। तो आपराधिक न्यास भंग और आपराधिक दुर्विनियोग में अंतर बता के तब लिखवा दिया जाए। उसके बाद आपका 4-5 क्वेश्चन और इधर बचे हैं और फिर आपका प्रयास किया जाए कि कल से आपका जो एक चैप्टर मुख्य रूप से बचा है आईपीसी में, मानव शरीर के प्रति अपराध, उसमें वही 8-10 क्वेश्चन आपका मेंस के लिए मुख्य रूप से बनते हैं। तो अब आपका जो मैंने आपका दो अंतर पूछा जाता है कि आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग में अंतर क्या है, आपराधिक न्यास भंग में अंतर क्या है। तो देखिए, पहले तो आप परिभाषा पर जाएंगे
आपराधिक दुर्विनियोग की जो परिभाषा दी गई है वह आपका सेक्शन वाइज पहले देखा जाएगा, वह 403 में दी गई है और आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा 405 में। इसके बाद आपका एक एक अंतर हम देखिए बताते हैं। आपराधिक दुर्विनियोग चूंकि हम बता चुके हैं आपका, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध केवल और केवल चल संपत्ति के प्रति किया जा सकता है, जबकि आपराधिक न्यास भंग का अपराध, ये अंतर एकदम दिमाग में बैठाइए, चल संपत्ति के प्रति भी किया जा सकता है और किसके प्रति, अचल। यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध केवल और केवल चल संपत्ति के प्रति किया जा सकता है, जबकि आपराधिक न्यास भंग का अपराध चल और अचल दोनों आपका संपत्तियों के प्रति किया जा सकता है। दूसरा आपका अंतर ये आया कि आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में जो पजेशन होता है या व्यक्ति कब्जा पाता है वह किसी भी तरीके से पा सकता है। किसी भी तरीके का मतलब ये हुआ कि चल संपत्ति पर कब्जा, या तो आप पड़ा हुआ माल है यानी कि लावारिस चल संपत्ति है उसको आप प्राप्त कर लिए तब कब्जा पाए, या दूसरे व्यक्ति के पास कब्जा था, आपने सद्भावना पूर्वक उसके कब्जे से संपत्ति को बाहर किया। जैसे कि उदाहरण भी मैं बताया था, एक मित्र बी का है और बी के कमरे में जाता है, ये समझता है कि बी की विवक्षित सम्मति है कि वह कोई भी किताब ले जाए बी का और पढ़े और पढ़कर वापस कर दे। ए बी की अनुपस्थिति में उसके कमरे में जाता है, एक किताब ले जाता है, लेकिन एक माह बाद उसके मन में बेईमानी आती है और ये सोचता है कि अब हम ये किताब वापस नहीं करेंगे, अपने उपयोग के लिए रख लेंगे। तो चोरी का अपराध ए ने नहीं किया। तो चूंकि यहाँ जो कब्जा प्राप्त किया गया था वो सम्मति से ही प्राप्त किया गया था, वह सम्मति एक्सप्रेस न होकर इम्प्लाइड थी, लेकिन बाद में जो उसका इरादा था वह क्या हो गया, बेईमानी का। तो ये चोरी का अपराध भी नहीं होगा, आपराधिक न्यास भंग भी नहीं होगा, ये अपराध आपका आपराधिक दुर्विनियोग होगा। यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग में जो कब्जा होता है अभियुक्त किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकता है, चाहे पड़ा हुआ माल का कब्जा पाले या दूसरे के कब्जे में से हटा ले। लेकिन आपराधिक न्यास भंग में फिर एक बार देखिए, आपराधिक न्यास भंग में या तो कब्जा स्वेच्छा से दिया जाता है या संपत्ति अभियुक्त को न्यस्त की जाती है, वो जबरदस्ती नहीं लेता। यानी कि आपराधिक न्यास भंग में जो पजेशन दिया जाता है वह स्वेच्छा से ही दिया जाता है या संपत्ति अभियुक्त को ट्रस्ट की जाती है, माने विश्वास पर दी जाती है। जैसे कि ए आपका, फिर वही उदाहरण आपका रिपीट करना पड़ेगा कि ए आपका कहीं घूमने जा रहा था, बी को अपना प्लेट दिया देख रेख के लिए कि मैंने न्यस्त किया बी को अपना प्लेट, और बी उस प्लेट का मिस यूज कर दिया है, तो ऐसी दशा में आपराधिक न्यास भंग का अपराध होगा। तो यहाँ जो ए ने प्लेट का कब्जा बी को दिया है, बी हटाया नहीं है बल्कि ए ने अपनी इच्छा से दिया है, स्वतंत्र सम्मत से दिया है, लेकिन बी पर विश्वास किया और बी ने क्या किया, विश्वासघात। तीसरा अंतर आइए, आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पक्षकारों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं होता, लेकिन आपराधिक न्यास भंग के मामले में पक्षकारों के बीच कोई न कोई संविदात्मक संबंध होता है। यानी कि जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, पड़ा माल पाना। तो अगर ए
कोई पड़ा माल पाता है तो जिस व्यक्ति का माल था उसके साथ उसने कोई संविदा नहीं की है। लेकिन मैं फिर बता दूं, संविदा भले न की हो लेकिन संविदा कल्प के तहत संविदा मान ली जाती है। यानी कि संविदा तो नहीं किया लेकिन जो संविदा कल्प है कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत संविदा मान ली जाती है। और पड़ा हुआ माल पाने वाले का उत्तरदायित्व क्या होगा इस बारे में आपका कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 71 बताता है कि जो व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है उसका जो उत्तरदायित्व होगा वह उपनिहिति या बेली के समान होगा। यानी कि सामान्यतः आपराधिक दुर्विनियोग में पक्षकारों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं होता, लेकिन आपराधिक न्यास भंग के मामले में कोई न कोई संविदात्मक संबंध होता है। जैसे ए ने बैंक में आपका बी के पास पैसा जमा किया तो ए और बी के बीच संविदात्मक संबंध बन गया और अगर बी उस पैसे का मिसयूज करता है तो ये आपराधिक न्यास भंग माना जाएगा। अगला देखिए, पड़ा हुआ माल देखा जाए। अगर कोई लावारिस चल संपत्ति है और कोई व्यक्ति पाता है और बिना स्वामी को खोजे उसका दुर्विनियोग कर लेता है तो ये आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो जाता है। लेकिन आपराधिक न्यास भंग में पड़ी हुई संपत्ति के मामले में कभी भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे संपत्ति पड़ी हुई पाई है, विश्वास पर दी नहीं गई है। यानी कि जो लाबादा संपत्ति है या जो लावारिस संपत्ति है, बिना क्लेम के बिना दावे की संपत्ति है, उसका आपराधिक दुर्विनियोग तो हो सकता है लेकिन न्यास भंग नहीं हो सकता। अगला अंतर आइए, आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में आपका विश्वास को भंग नहीं किया जाता, यानी कि न्यास को भंग नहीं किया जाता, जबकि आपराधिक न्यास भंग के मामले में जो विश्वास होता है, एक व्यक्ति दूसरे पर जो बिलीव किया है उस बिलीव को क्या किया जाता है, भंग। और आपका अगला है कि आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में संपत्ति अपराधी के कब्जे में आकस्मिक रूप से भी आ सकती है या किसी भी प्रकार से आ सकती है। और आपराधिक न्यास भंग में संपत्ति आपका स्वेच्छा से दी जाती है या न्यस्त की जाती है। अंतिम देखा जाए, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध एक साधारण अपराध माना गया है, अतः कम दंड से दंडनीय है। और आपराधिक न्यास भंग का अपराध एक गंभीर अपराध माना गया है, अतः यह अधिक दंड से दंडनीय है। इसको लिख लीजिए, तब आगे भाई आपका आईपीसी चला जाए। इसके बाद आपका गृह भेदन और गृह अत्याचार और गृह भेदन आता है। भाई छांट छांट के आपका पढ़ाया जाए। इसके बाद आपका विवाह संबंधी अपराधों में दो पढ़ना है, जार कर्म और बाइगेमी, टिप्पणी में पूछा जाता है। फिर मानहानि पढ़ना है, आपराधिक अभित्रास। यही 5-6 क्वेश्चन इधर बचे हैं। लिखिए, प्रश्न बना लीजिए। तो लिखिए, आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित करते हुए आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित करते हुए आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग में अंतर बताइए। आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित करते हुए आपराधिक दुर्विनियोग तथा
आपराधिक न्यास भंग में अंतर बताइए। उत्तर लिखिए भाई आपका। आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा। आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में 403 में देते हुए यह कहा गया है कि की के बाद कामा दे दीजिएगा। जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा, जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, कामा दीजिए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, कामा दीजिए, या जुर्माने से फिर कामा दीजिए, या दोनों से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उदाहरण। एक उदाहरण यहाँ सेट करना है। उदाहरण लिखिए, क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। एक ही उदाहरण दीजिएगा, 3 दिया है, तीनों ना दीजिएगा कंपटीशन में। क और ख घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है। ख के कब्जे में से उसे ले जाता है। इसी लाइन में लिखे, यहाँ क को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है। यहाँ क को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है। अधिकार है, कामा दीजिए, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं है।
इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं है। खड़ी पैर देकर लिखिएगा। किंतु यदि क उस घोड़े को बेच देता है, किंतु यदि क उस घोड़े को बेच देता है, और संपूर्ण आगम का, आगम माने जो आय आया है, बेचने से जो पैसा आया है, और संपूर्ण आगम का, ना है तो पोस्ट में आगे लिख लेना चाहिए, आगम मतलब कि धन, संपूर्ण आगम का अपने लिए विनियोग कर लेता है, माने अपने पास ही रख लेता है, अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा। तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा। फुल स्टॉप देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1, यानी कि स्पष्टीकरण 1। स्पष्टीकरण 1 लिखिए, केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना। स्पष्टीकरण 1 में लिखना, केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। फिर एक बार देखिए, केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। अगला लिखिए स्पष्टीकरण 2, जो काफी महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्पष्टीकरण 2। जो व्यक्ति जो व्यक्ति पड़ी हुई चल संपत्ति प्राप्त करता है, जो व्यक्ति पड़ी हुई चल संपत्ति प्राप्त करता है, तथा युक्त साधनों एवं युक्त समय तक, तथा युक्त साधनों एवं युक्त माने उचित, युक्त समय तक मालिक को खोजे बिना, माने स्वामी लिखिएगा भाई, स्वामी को खोजे बिना उसका दुर्विनियोग करता है, उसका दुर्विनियोग करता है, वह आपराधिक दुर्विनियोग करता है, यह कहा जाएगा। वह आपराधिक दुर्विनियोग करता है, यह कहा जाएगा। अपनी भाषा में इसको लिखवाया गया है, बहुत लंबा था इसलिए। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए, युक्त साधन क्या है,
यह तथ्य का प्रश्न है। युक्ति युक्त साधन क्या है? यह तथ्य का प्रश्न है। तथा प्रत्येक मामले में न्यायालय तथा प्रत्येक मामले में न्यायालय इसका निर्धारण तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर करता है। तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर करता है। तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर करता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि, पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है। संपत्ति का स्वामी कौन है, या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है, या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। इसी लाइन में लिखिएगा अभी फुल स्टॉप देकर। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय, यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि, उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसकी अपनी संपत्ति है, कामा दीजिए, या सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि, या सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता। सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए आपका दृष्टांत। लिखिए, क देखता है कि यह की थैली, क देखता है कि यह की थैली जिसमें धन है यह से गिर गई है। क देखता है कि यह की थैली जिसमें धन है यह से गिर गई है। क वह थैली य को वापस करने के आशय से, क वह थैली य को
वापस करने के आशय से उठा लेता है। अब तक कभी कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका इरादा है कि हम क्या करेंगे, वापस उठा लेता है। किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए, किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। कौन ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया, कौन ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया। हेडिंग डाल लीजिए, आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग में अंतर। आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग में अंतर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भूमिका 1 लाइन 2 लाइन, तब आपका लिखिए। आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग के अपराध संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं, के अपराध संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं। फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित हैं। फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित हैं। अब चार्ट बना लीजिए, आपका चार्ट ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे, और इधर आपका आपराधिक दुर्विनियोग, इधर आपराधिक न्यास भंग। चार्ट बना लीजिए, एक में आपका आपराधिक दुर्विनियोग, दूसरे में आपराधिक न्यास भंग। लिखिए, आपराधिक दुर्विनियोग में लिखिएगा, यह अपराध केवल चल संपत्ति के प्रति किया जा सकता है। आपराधिक दुर्विनियोग वाले खाने में लिखिएगा, यह अपराध केवल चल संपत्ति के प्रति किया जा सकता है। आपराधिक न्यास भंग वाले में लिखिए, यह अपराध चल और अचल दोनों संपत्तियों के प्रति हो सकता है। आपराधिक न्यास भंग वाले खाने में लिखना है, यह अपराध चल तथा अचल दोनों संपत्तियों के विरुद्ध हो सकता है। दूसरा अंतर लिखिए, आपराधिक दुर्विनियोग में लिखिएगा, ऐसे मामलों में, आपराधिक दुर्विनियोग वाले खाने में लिखना, ऐसे मामलों में चल संपत्ति का कब्जा किसी भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में
चल संपत्ति का कब्जा किसी भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। आपराधिक न्यास भंग वाले खाने में लिखिएगा। ऐसे मामलों में संपत्ति का कब्जा, न्यास भंग वाले में लिखिएगा। ऐसे मामलों में संपत्ति का कब्जा या तो स्वेच्छा से दिया जाता है, या तो स्वेच्छा से दिया जाता है, या संपत्ति उसे न्यस्त की जाती है। या तो स्वेच्छा से दिया जाता है या संपत्ति उसे न्यस्त की जाती है। हाँ, न्यस्त विश्वास पर दी जाती है, ट्रस्ट। तीसरा अंतर लिखिए, आपराधिक दुर्विनियोग वाले खाने में लिखिएगा। ऐसे मामलों में पक्षकारों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं होता। ऐसे मामलों में पक्षकारों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं होता। आपराधिक न्यासभंग में लिखिएगा। ऐसे मामलों में पक्षकारों के बीच किसी न किसी प्रकार का ऐसे मामलों में पक्षकारों के बीच किसी न किसी प्रकार का संविदात्मक संबंध होता है। किसी न किसी प्रकार का संविदात्मक संबंध होता है। लिखिए, अगला अंतर लिखिए, पड़ी हुई संपत्ति को प्राप्त करके पड़ी हुई संपत्ति को प्राप्त करके उसका दुर्विनियोग करना उसका दुर्विनियोग करना आपराधिक दुर्विनियोग होगा। न्यास भंग में लिखिएगा। आपराधिक न्यास भंग का अपराध आपराधिक न्यास भंग का अपराध पड़ी हुई संपत्ति के बारे में नहीं हो सकता। आपराधिक न्यास भंग का अपराध पड़ी हुई संपत्ति के बारे में नहीं हो सकता। अगला अंतर लिखिए, आपराधिक दुर्विनियोग वाले मामले में लिखिएगा। इस मामले में संपत्ति के संबंध में इस मामले में संपत्ति के संबंध में कोई कर्तव्य
या दायित्व की बाध्यता नहीं होती। कोई कर्तव्य या दायित्व की बाध्यता नहीं होती। आपराधिक न्यास भंग में लिखिएगा, ऐसे मामलों में संपत्ति के संबंध में बाध्यता, ऐसे मामलों में संपत्ति के संबंध में बाध्यता विधि द्वारा होती है। बाध्यता विधि द्वारा होती है। अगला अंतर लिखिए, आपराधिक दुर्विनियोग वाले खाने में लिखिएगा, ऐसे मामलों में विश्वास या न्यास को भंग नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में विश्वास या न्यास को भंग नहीं किया जाता। न्यास भंग वाले खाने में लिखिएगा, ऐसे मामलों में विश्वास या न्यास को भंग किया जाता है। ऐसे मामलों में विश्वास या न्यास को भंग किया जाता है। अगला अंतर लिखिए, आपराधिक दुर्विनियोग वाले में लिखिएगा, ऐसे मामलों में संपत्ति अभियुक्त के कब्जे में ऐसे मामलों में संपत्ति अभियुक्त के कब्जे में आकस्मिक रूप से दुर्घटनावश या अन्य किसी प्रकार से दुर्घटनावश या अन्य किसी प्रकार से आती हैं। आती हैं और उसके द्वारा उसका दुर्विनियोग किया जाता है और उसके द्वारा उसका दुर्विनियोग किया जाता है। आपराधिक न्यास भंग वाले खाने में लिखिएगा, ऐसे मामलों में संपत्ति ऐसे मामलों में संपत्ति अभियुक्त को विधिपूर्ण ढंग से न्यस्त की जाती हैं। ऐसे मामलों में संपत्ति अभियुक्त को विधिपूर्ण ढंग से न्यस्त की जाती हैं और बेईमानी के आशय से वह उसका उपयोग करता है और बेईमानी के आशय से वह उसका उपयोग करता है या करने देता है। वह उसका उपयोग करता है या करने देता है। अंतिम आपका लिखिए इसमें अंतर,
आपराधिक दुर्विनियोग वाले खाने में लिखिएगा। इसकी परिभाषा धारा 403 में दी गई है। इसकी परिभाषा धारा 403 में दी गई है। यह एक साधारण अपराध होने के कारण यह एक साधारण अपराध होने के कारण कम दंड से दंडनीय है। कम दंड से दंडनीय है। आपराधिक न्यास भंग में लिखिए। इसकी परिभाषा धारा 405 में दी गई है। तथा यह गंभीर अपराध होने के कारण तथा यह गंभीर अपराध होने के कारण अधिक दंड से दंडनीय बनाया गया है। अधिक दंड से दंडनीय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका बन सकता है। एक तो आपराधिक अत्याचार टिप्पणी में आ सकता है। तो आपराधिक अत्याचार में आपका होता है कि किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कब्जा है और आपने कब्जेधारी की सम्मत के बिना उस संपत्ति में एंट्री की है, प्रवेश किया है, तो ये ट्रेसपास या अत्याचार हुआ। और आपका अगर इरादा प्रवेश करते समय इरादा आपका ये था कि हम कोई अपराध करेंगे, तो ये आपराधिक अत्याचार होगा। या प्रवेश करते समय इरादा अपराध का नहीं था, लेकिन आप जब प्रवेश कर गए किसी के घर इत्यादि में ज़मीन में, तब इरादा आपका बदल गया। और कैसा इरादा हो गया? अपराध करने का। तो ऐसी दशा में आपने कौन सा अपराध किया? आपका आपराधिक अत्याचार। फिर एक बार देखिए, मैंने कम गृह भेदन ही पूछा जा सकता है ज़्यादा आपका। और रात्रों गृह भेदन मैंने रात में वो कार्य करिए। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है फुल क्वेश्चन, भाई टिप्पणी में आपराधिक अत्याचार भले बन जाए, लेकिन जो विस्तृत क्वेश्चन बन सकता है वह गृह भेदन। तो गृह भेदन या हाउस ब्रेकिंग करने का मतलब क्या हुआ? यानी कि किसी के घर में, मकान में इत्यादि में आप प्रवेश करिए, बिना किसी इजाज़त के करिए, और 6 में से किसी एक प्रकार से करिए। यानी कि आपका धारा 445 में 6 ऐसे तरीके बताए गए हैं, जहाँ की अगर उन 6 तरीकों में से किसी एक से आप गृह अत्याचार करते हैं, किसी के घर में, वाहन में इत्यादि में प्रवेश करते हैं, जलयान में, तो ऐसी दशा में, या तंबू में, तो ऐसी दशा में हम कहेंगे कि आपने क्या किया? हाउस ब्रेक किया। 3 में तोड़ फोड़ कर और 3 में बिना तोड़े फोड़े। तो वही मेंस के लिए लिस्ट याद करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। यानी कि आपका वही लिस्ट याद करनी पड़ती है 6, और कोई उसका उपाय नहीं है। इसको लिखिए, परिभाषा लिखिए भाई आपका। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ताकि इधर ज़्यादा जल्दी समाप्त हो आईपीसी, तो और भी चला जाए। प्रश्न बना लीजिए, तो एक ही प्रश्न इधर लिखवाया जाएगा। गृह भेदन को परिभाषित करिए।
गृह भेदन को परिभाषित करिए। लिखिए, उत्तर लिखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 445 में, यानी कि 445 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 445 में देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 445 में गृह भेदन को परिभाषित करते हुए, गृह भेदन को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि की के बाद कामा दे दीजिएगा। की के बाद आपका कामा दे देना है। लिखिए, जो कोई गृह अतिचार करता है, जो कोई, जो व्यक्ति, लिखिए भाई, कोई नहीं, जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन करता है, यह कहा जाता है। जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन करता है, यह कहा जाता है। यदि वह उस गृह में, यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में तस्मिन पश्चात वर्णित, तस्मिन पश्चात मैंने इसके बाद लिखिएगा, आसान भाषा में लिखिए, इसके बाद वर्णित, ये तस्मिन पश्चात ना लिखिए, बहुत लंबा। इसके बाद, इसके बाद वर्णित 6 तरीकों में से, मैं बताया है कि कितने तरीके से गृह भेदन हो सकता है, 6, 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, लिखिए भाई आपका।
वाक्य देखिए तो कहाँ तक हुआ। अथवा, अथवा यदि वह उस गृह में, अथवा यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अथवा वह उसके गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए, अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए या वहाँ अपराध कर चुकने पर, माने अपराध करने के बाद, या वहाँ अपराध कर चुकने पर, कामा दीजिए, उस गृह से या उसके किसी भाग से, उस गृह से या उसके किसी भाग से ऐसे 6 तरीकों में से किसी तरीके से, ऐसे 6 तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, अर्थात, अब अर्थात के बाद भाई आपका घर पर बैरक से सब उतार लेना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अर्थात के बाद 6 खंड हैं और हू बहू क्या करेंगे आप उसको, न याद हो तो थोड़ा अपनी भाषा में लिख लेंगे, 6 उतार देंगे। इसमें कुछ आपका चेंज नहीं कराना है कि लिखवा जाए, थोड़ा घर पर भी एक बार क्या कर लीजिएगा, इसको पूरा बैरक से उतार लेना है। इसके बाद आइए थोड़ा रेस्ट ले लिएगा तब भाई आपका, इसके बाद आपका विवाह संबंधी अपराध मानहानि, अभी आईपीसी 1 घंटा चलेगा भाई, उसके बाद से आपका एविडेंस लास्ट में चलेगा। आईपीसी कुछ आज निकाला जाए, बहुत लंबा ना खींचा जाए। अभी देखिए जो बचेगा आईपीसी में छोटे छोटे, जैसे कूटकरण हो गया इत्यादि, इसको एक दिन छोटे छोटे 7-8 क्वेश्चन लिखवा देंगे अलग से। पहले देखिए आपका इधर से जो क्वेश्चन आपका बनता है, विवाह से जो संबंधित अपराध हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है। पहला जो क्वेश्चन है आपका टिप्पणी में बनता है बाईगेमी, यानी कि दुविवाह। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन इधर बनता है, माने बन सकता है, अब तो अपराध रहा नहीं, वह एडल्ट्री बन सकती है, यानी कि जार कर्म पर टिप्पणी लिखिए। वैसे फुल क्वेश्चन कम चांस रहता है, ज़्यादा मैं बता दूं इधर से जो क्वेश्चन बनते हैं वह आपका ये टिप्पणी से ही क्वेश्चन इधर बनते हैं। तो आइए पहले बाईगेमी की मैंने लेक्चर दे दिया जाए तब लिखवा जाए इसको। जहाँ तक देखिए विवाह से संबंधित अपराधों का उल्लेख, देखिए अध्याय विवाह से संबंधित अपराधों का, जो विवाह संबंधी अपराधों का उल्लेख आईपीसी के चैप्टर 20 में किया गया है, यानी कि अध्याय 20 में किया गया है। धारा 493 से लेकर
498 तक। और ये मैंने कि ये विवाह संबंधी अपराधों का उल्लेख है। इसमें जो महत्वपूर्ण आपके अपराध हैं, दो अपराध जो पूछे जा सकते हैं, एक 494 और 95, यानी कि बाइगेमी या दुविवाह, और दूसरा जो आपका पूछा जा सकता है, टिप्पणी में ही बनेगा ज़्यादातर, वह 497 से, यानी कि एडल्ट्री से या जार कर्म से। तो जार कर्म पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस धारा को अब अवैध घोषित कर दिया गया है आपका, इसलिए हो सकता है कि इस धारा से भी आपका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ज़्यादातर टिप्पणी में ही चांस रहता है। देखिए, आपका अगर पूछे कि बाइगेमी या दुविवाह पर टिप्पणी लिखिए, तो आपका जवाब रहेगा कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 में धारा 493 से लेकर 498 तक में विवाह से संबंधित अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 494 और 495 में दुविवाह के अपराध का वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें कि आशय की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सामान्यतः किसी अपराध के लिए दो बातें आवश्यक होनी चाहिए, एक एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय। लेकिन दुविवाह का अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कि आपका इंटेंशन यानी कि आपराधिक आशय की आवश्यकता नहीं होती। अब आपका 494 में क्या कहा गया है वह देखा जाए, और फिर आपका उसके आवश्यक तत्वों को देखा जाएगा। तो देखिए 494 क्या कहते हैं, डायरेक्ट अब सेक्शन पर आ जाए। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। फिर एक बार देखिए, जहाँ तक लीगल भाषा का शब्द है, बाइगेमी शब्द का यूज नहीं किया गया है, बल्कि जो शब्द प्रयोग किया गया है वह पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। अब बाइगेमी शब्द का प्रयोग आपका, ये इंग्लैंड का शब्द है, दुविवाह या बाइगेमी। इसका प्रयोग उचित कारणों से नहीं कहा किया गया है। ये इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आपका धर्म के अनुसार इसमें मामला चलेगा, और अगर किसी धर्म के जो व्यक्ति कि जिस धर्म का है उस धर्म के अनुसार गवर्न किया जाएगा कि क्या वह माने पुनः विवाह करने के लिए दोषी है कि नहीं। जैसे हिंदू अगर कोई है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5, यानी कि 5 की जो पहली शर्त है, 5 में 5 शर्तें हैं, उसकी पहली शर्त है जो बाइगेमी पर रोक लगाती हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पुरुष है तो ऐसा नियम नहीं है। जब वह पांचवा विवाह करेगा, 4 विवाह कायम रहते हुए पांचवी स्त्री से विवाह करेगा, तब वह इस धारा के तहत दंडनीय होगा। इसीलिए बाइगेमी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। मैं बता दूं तो शब्द क्या लिखा गया है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। फिर एक बार याद रखिए, बाइगेमी शब्द का यूज नहीं किया गया है। भले हम लोग पढ़ते समय लिखते समय बाइगेमी लिखते हैं, इसीलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये धर्म के अनुसार चलेगा मामला। देखिए बेरेट की भाषा, तब आपका व्याख्या किया जाए। देखिए बेरेट की भाषा, उसके बाद आपका अपवाद भी देखना है, और अपवाद जब भी आप देखिएगा कुछ अपवाद भी इसमें रहेंगे। पहले नियम देखिए बाइगेमी का, जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दंड का भागी होगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
यानी कि इसका मतलब कहीं भी बाइगेमी शब्द का यूज नहीं हुआ है। शब्द जो यूज किया गया है कि कोई व्यक्ति पति या पत्नी है, और अगर पति है तो पत्नी के जीवित रहते हुए अगर वह माने पुनः विवाह करता है, और पुनः जो विवाह करता है वह आपका वाइड है, तो कब पुनः विवाह करना शून्य होगा, वाइड होगा, पति या पत्नी के जीवन काल में। अब इस समस्या का समाधान करना है। अगर वह हिंदू है और विवाह कायम है, विवाह का विघटन नहीं हुआ है, चाहे पत्नी हो या पति हो, अगर वह पुनः विवाह करती हैं तो ऐसा पुनः विवाह वाइड होगा, यानी कि शून्य होगा। तो तुरंत हिंदू मैरिज एक्ट की धारा भी वो कवर करना है कि शून्य विवाह का वर्णन कहाँ किया गया है। तो बताइए धारा 10 में है कि 11 में कि 12 में? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की कौन सी धारा में शून्य विवाह है? 11। और शून्यकरणी किस में है? 12। तो आपका धारा 5 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 की जो पहली शर्त है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, इस शर्त का उल्लंघन विवाह को वाइड बनाता है। यानी कि पुनः अगर किसी अन्य स्त्री या पुरुष से विवाह किया जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत ऐसा विवाह क्या होगा? शून्य होगा। तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति दंड का क्या होगा? भागी। अगला देखिए, जहाँ तक मुस्लिम विध की बात है, मुस्लिम विध में नियम अलग है, थोड़ा सतर्क रहना है मुस्लिम विध में। कि मुस्लिम विध का जो पर्सनल नियम है कि अगर कोई पुरुष है, चार स्त्रियों से विवाह उसका किया है और वह विवाह कायम है चारों से, यानी कि किसी डाइवोर्स नहीं, और वह पांचवी स्त्री से विवाह करता है, तब वह इस धारा के तहत दंड का भागी हो सकता है। और सिया और सुन्नी में थोड़ा अंतर है। सिया विध में पांचवा विवाह शून्य होगा, जबकि सुन्नी विधि में यह जो पांचवा विवाह है वह केवल अनियमित होगा। और इसको नियमित किया जा सकता है कि पहले की जो चार पत्नियां हैं उनमें से जैसे ही किसी को डाइवोर्स दिया जाता है वह विवाह क्या हो जाएगा? वैध। यानी कि अनियमित अनियमित से क्या हो जाएगा? नियमित। तो आपका देखिए, जब भी 494 पढ़ेंगे आप निश्चित रूप से आपको कवर करना पड़ेगा, और वह जाकर हिंदू लॉ और कौन? मुस्लिम लॉ। तभी आप इसके बाद एविडेंस की भी एक धारा पढ़नी पड़ेगी, और एविडेंस की जो धारा पढ़ेंगे वह 108 पढ़ेंगे। वन देखिए हो, पानी वाले को पैसा दे, 2 बोतल पानी दे दीजिए हो। मैंने लिखवाते समय वह धारा है आपका 108, यानी कि मृत्यु की उपधारणा। और आपका मृत्यु की उपधारणा का मतलब ये हुआ कि अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई पिछले 7 वर्षों से लापता है, यानी कि उनके बारे में कुछ नहीं सुना गया है, और ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि ऐसे पक्षकारों की क्या हो गई है? मृत्यु। सिविल डेथ। सिविल डेथ मतलब दीवानी मृत्यु, कानूनी मृत्यु, भले वह जिंदा हो,
लेकिन ये मान लिया जाएगा कि वह क्या हुआ, मर गया है। अब यानी कि अब बाइगेमी के यानी कि पुनः विवाह करने के आवश्यक तत्वों को पहले देखा जाए, फिर अपवाद देखना है। अपवाद का मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, कि जहां व्यक्ति 494 के तहत दंड का भागी नहीं होगा। तो पहले आवश्यक तत्व देखा जाए। पहले आवश्यक तत्व ये हैं कि यह कि अभियुक्त पहले से ही विधिपूर्ण विवाहित था, यानी कि पहले से ही विधिपूर्ण विवाहित था, यानी कि अभियुक्त का जो पहला विवाह हुआ था, वह विवाह विधिपूर्ण था, यानी कि उन सभी परंपराओं या रीतियों का पालन किया गया था पहले विवाह में, जिसका पालन किया जाना किसी विवाह की वैधता के लिए आवश्यक है। तो जैसे कि सूर्य को आपका साक्षी मानकर विवाह कर लिया, तारा को मानकर कर लिया, जमीन को मानकर कर लिया, तो ये वैध विवाह नहीं माना जाएगा। और पुनः विवाह कर लेता है तो वह दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि पहला विवाह वैध नहीं था, बल्कि क्या था, शून्य था। शून्य विवाह में ये लागू नहीं होगा। यानी कि अगर पूर्ववर्ती विवाह शून्य है तो पश्चातवर्ती विवाह वैध होगा और व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा। यानी कि जो पहला उसका विवाह था वह क्या होना चाहिए, वैध। वैध का मतलब कि जो विवाह की शर्तें हैं उन शर्तों का क्या किया गया हो, पालन। दूसरा आवश्यकता देखे, यह कि वह व्यक्ति जिससे उसका विवाह हुआ था वह अब भी जीवित है। यानी कि अगर पुरुष हैं और स्त्री हैं तो ऐसी दशा में अगर पुरुष पुनः विवाह करता है तो जो उसकी पत्नी थी वह क्या है, आज भी जीवित। अगर पत्नी मर जाती है और पुनः विवाह करता है तो वह दंड का भागी नहीं हो। अपवाद हम बताएंगे, क्योंकि आपका अपवाद में ये भी है कि अगर पहला विवाह विघटित हो गया, यानी कि पहला विवाह में डाइवोर्स हो गया है, तब भी व्यक्ति पुनः विवाह के लिए दंड का भागी नहीं होगा, भाई मरने के बाद भी। दूसरा ये है, तीसरा आवश्यकता यह कि अभियुक्त ने अन्य व्यक्ति से पुनः विवाह किया है। यानी कि पुनः विवाह किया है का मतलब कि जो दूसरा वह विवाह किया है उस विवाह में विवाह के सभी कर्मों को पूरा किया हो। अब यह है कि केवल ख्याल रखना या किसी स्त्री के साथ रहना विवाह दूसरा नहीं माना जाएगा। मैं फिर बता दूं, पुनः विवाह करता है का मतलब कि जो विवाह की आवश्यक तत्व हैं वे सभी आवश्यक तत्व क्या माने, जो विवाह की परंपरा है, रूढ़ है, या जिस तरीके से विवाह संपन्न होता है जब वह पुनः दूसरा विवाह करता है तो उस विवाह में उन रीतियों का क्या किया गया हो, पालन। और अंतिम है कि यह कि पुनः विवाह करना प्रथम विवाहित व्यक्ति के जीवन काल में होने के कारण शून्य था। यानी कि जो पुनः विवाह वह करता है वह विवाह इस कारण से शून्य है कि उसका पहला विवाह अभी क्या है, कायम। अब यही हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को ऐड कर देंगे एक एक लाइन। जहाँ तक हिंदू विध की बात है, हिंदू विध में कोई पति या पत्नी अगर पुनः विवाह करते हैं एक दूसरे के जीवन काल में तो वह इस धारा के तहत दंड के भागी होंगे। लेकिन मुस्लिम विध के तहत अगर कोई पुरुष पांचवा विवाह करता है चार विवाह कायम रहते हुए, तब वह इस धारा के तहत दंड का भागी होगा। लेकिन स्त्री अगर एक पति के होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह करती हैं तो वह इस धारा के तहत दंड की भागी होगी। यानी कि मुस्लिम विध में स्त्रियों को अधिकार ये नहीं दिया गया है कि आप कई पुरुषों से एक साथ विवाह करिए, लेकिन पुरुषों को ये अधिकार दिया गया है कि आप एक साथ कितने मने विवाहित पत्नियां रख सकते हैं, चार। तो पांचवा, क्योंकि देखिए बाइगेमी नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है बैरक में कि
पुनः विवाह करना प्रथम विवाहित व्यक्ति के जीवन काल में होने के कारण शून्य है। तो भाई मुस्लिम विधि में कौन सा विवाह शून्य होगा? 4 विवाह तक वैध है। कौन सा होगा? 5वां। तो 5वां विवाह करता है तब 494 क्या होगी? लागू। इस प्रकार ये आवश्यक तत्व बताया गया। इस आवश्यक तत्व के बाद आपका अपवाद देखना है। नहीं, उससे मतलब नहीं। कंसेंट से अलग मतलब। पारस्परिक सहमत से विवाह विच्छेद के लिए अलग। देखिए, सहमत से अलग रहना अलग बात है और पारस्परिक सहमत से विवाह विच्छेद अलग बात है। तो आप अगर जब तक कि डाइवोर्स न हो जाए, मात्र अलग रहने के हम चलो हम लोग अलग रहेंगे, या पत्नी लिख कर दे दे कि आप विवाह करिए, फिर एक बार बताएं। उतना डिटेल में प्री के लिए बताया जाता है, लेकिन आप पूछिए तो हम फिर बता दें 4-5 नियम। पहला नियम ये जानिए कि अगर आपका पत्नी ने ये लिख कर दे दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बाईगेमी करिए, तब भी कोई बचाव नहीं। मैं फिर बता दूं, अगर पत्नी और पति अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ, तब भी कोई बचाव नहीं। जब तक कि डाइवोर्स न हो जाए या जब तक कि पत्नी 7 वर्ष से लापता न हो, तब तक आप पुनः विवाह नहीं कर सकते। तमाम नियम है, उतना प्री के लिए बताया जाता है। अगला देखिए, धारा 494 के कुछ अपवाद हैं जहां की बाइगेमी करने वाला व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा। उन्हीं अपवादों को अच्छे से चलना है। पहला अपवाद ये है कि जो पूर्व विवाह था वह विघटित हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि पक्षकारों के बीच जो प्रथम विवाह था वह विवाह न्यायालय की डिक्री द्वारा समाप्त हो गया। यानी कि डाइवोर्स की क्या प्रदान कर दी गई है? डिक्री। चाहे पारस्परिक सहमत से यह मुकदमा किया गया हो, तो पारस्परिक सहमत हिंदू लॉ में आपका 13 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 बी में आपका अप्लाई होगी और डाइवोर्स के लिए धारा 13 में आधार दिए गए हैं। यानी कि अगर डाइवोर्स हो गया है, विवाह विच्छेद की डिक्री पारित हो गई है, उसके बाद व्यक्ति पुनः विवाह करता है, तो ऐसी दशा में वह इन धाराओं के तहत बाइगेमी के लिए दंड का भागी नहीं होगा। दूसरा अपवाद ये है कि अगर प्रथम विवाह न्यायालय की डिक्री द्वारा वाइड घोषित कर दिया गया हो। वाइड का मतलब ये हुआ कि अब कैसे वाइड घोषित किया जाता है, एक उदाहरण देखिए। अगर किसी स्त्री का विवाह 15 वर्ष से कम में हो गया, तो उस स्त्री को अधिकार है कि वह उस विवाह को न्यायालय से शून्य घोषित करा दे, लेकिन 15 से लेकर 18 वर्ष के बीच में ही उसे अधिकार है। इसे कहा जाता है ख्यार उल बुलूग, वयस्क यौनावस्था का विकल्प या वयस्कता का विकल्प। तो अगर न्यायालय ने प्रथम विवाह को डिक्री पारित करके क्या कर दिया है, आपका रद्द कर दिया है, तो पुनः विवाह पर कोई रोक नहीं है। तीसरा अपवाद है कि प्रथम विवाह ही शून्य था। यानी कि जो हमने प्रथम विवाह किया था वह कानूनन शून्य था, अतः मैं पुनः विवाह किया हूँ तो मैं दंड का भागी नहीं होऊंगा। मैंने अपवाद बताया भी, एक दो उदाहरण इस पर देखिए। जैसे कि सूर्य, चांद, तारा, पृथ्वी, जल, धरती इत्यादि को आपका पेड़ पौधों को साक्षी मानकर क्या कर लेना? विवाह। तो ये विवाह माने हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के लिए अगर परंपरा के अनुसार आप विवाह करते हैं, तो उस परंपरा में अगर 7 स्टेप हैं, तो आप 7 स्टेप का पालन करिए। यानी कि पवित्र अग्नि के समझ मंत्रोच्चार होते हुए 7 पग चलिए, तब विवाह पूर्ण होगा। और आपने जयमाल पहना दिया आकाश और चांद चांद चंदा मामा को दिखाकर
कि चंदा मामा साक्षी हैं, मैं तुमसे क्या करता हूँ, विवाह करता हूँ, तो ये विवाह शून्य होगा कि वैध होगा? शून्य होगा। और आपका हिंदू लॉ में तो खूब उदाहरण मुखर्जी इत्यादि का पढ़ना रहता है। ना हो, ये होता ही है, इसमें कौन दिक्कत है भाई। तो सप्तपदी के पहले भी तो मैं कुछ बोला है। भाई एक वाक्य वो छोड़ दी, फिर एक बार देखिए। अगर कोई, अगर व्यक्ति, अगर पक्षकार अपनी परंपरा के अनुसार विवाह कर रहे हैं, उस परंपरा में 7 स्टेप का प्रावधान है, तो जब तक कि 7 स्टेप या सप्तपदी का कार्यक्रम या कर्म पूरा न हो जाए, तब तक विवाह पूर्ण नहीं होगा। अगर अलग परंपरा कोई है जहाँ की 7 फेरे में ही या कोई अन्य परंपरा है, तो ये 7 स्टेप लेना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं 6 फेरा ही लिया जाता है भारत में, कहीं 5 फेरे। तो परंपरा वहाँ की देखी जाएगी। अगर उस परंपरा के अनुसार विवाह नहीं किया गया तो पहला विवाह ही क्या होगा, शून्य। तो कोई मतलब नहीं। अगर पुनः विवाह व्यक्ति करता है तो दंड का भागी होगा कि नहीं? दंड का भागी नहीं होगा भाई पुनः विवाह में। जैसे कि आपका हिंदू लॉ में ज़्यादा उदाहरण मिलेंगे, आपका धारा 13 में डीएन मुखर्जी का मिलेगा और तमाम मिलेगा कि चाँद, कभी चाँद को मानकर तो कभी किसको मानकर, तालाब को मानकर विवाह किया, तो उसे मैंने मैंने दंडित नहीं किया गया। अगला देखिए, यह कि पुनः विवाह करने के पूर्व पति या पत्नी जो भी पक्षकार हो, पिछले 7 वर्षों से उनके बारे में उन लोगों ने कुछ नहीं सुना जो सुनते, यदि वे क्या रहते, जीवित। तो एविडेंस की धारा 108 इसी में ऐड करना है। यानी कि ए बी विवाहित है, ए गायब हो जाता है और 7 साल तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसकी पत्नी भी 7 साल बाद किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है, तो वह स्त्री धारा 494 आईपीसी के तहत दंड की भागी नहीं होगी। याद रखिए, अपवाद है। अब एक दो समस्या इसमें और लोग बनाते हैं कि अगर मान लीजिए 7 साल बाद वह पति वापस आ गया, तब क्या होगा? तो भाई दंडनीय तो नहीं होगी। आपका इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो दंड की भागी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब ये थोड़ा हमें भी देखनी देखनी है स्थिति। तो उसके बाद क्या क्या संभावना है कानूनन। अगला देखिए, आपका कह सकते हैं कि अब जो प्रथम विवाह होना चाहिए वह विवाह वैध होना चाहिए। तो प्रथम विवाह कब वैध माना जाएगा? तो यह पक्षकारों, यह विवाह, कोई विवाह प्रथम वैध है कि नहीं, उस देश के नियमों के अनुसार शासित होगा जहां विवाह किया गया था। जैसे कि आपका अभी जो विवाद उत्पन्न हुआ था, ये जो नुसरत जहां आपका है, मैंने जो फिल्मी स्टार थी, अब तो भाई पश्चिम बंगाल में आपका सांसद हैं, उन्होंने विदेश में विवाह किया और भारत में वह आई। तो ये उनका कहना था कि हमारा विवाह ही नहीं हुआ। तो क्या उनका विवाह वैध था कि नहीं था? तो उस देश के नियम के अनुसार देखा जाएगा कि क्या उस देश में जो माने नियम है उस अनुसार विवाह किया गया कि नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का है तो भारतीय विधि के अनुसार आपका विवाह की वैधता आंकी जाएगी। अगर हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, मुस्लिम है तो उसकी परंपराओं के तहत, और अगर आपका माने विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किया गया है तो 1954 में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार यह देखा जाएगा कि पहला विवाह वैध था कि नहीं। फिर हम बता दें, ये भाई उतना बताना चूंकि संभव नहीं है। आपका
कह सकते हैं। पुनः विवाह करता है का मतलब फिर एक बार देखिए, जो दूसरा विवाह होगा उसमें उन सभी कर्मकांडों को पूरा किया गया हो जो किसी विवाह की वैधता के लिए क्या है आवश्यक। यानी कि अगर सप्तपदी है तो दूसरे विवाह में भी क्या किया गया हो, 7 फेरा लिया गया हो। या 6 फेरा 5 फेरा और 4 तारा नहीं। बहुत मैंने आपका दंड दिलवाने के लिए आपका कठोर नियम है, यानी कि आसान नियम नहीं है बाईगेमी के लिए आपका। लिखिए इसको भाई, तब आपका केस एक दो लिखवाते हैं। इसको लिखिए, आपका शॉर्टकट में टिप्पणी में आएगा तो 1.5-2 पेज में प्रयास करते हैं समेटने का, क्योंकि भाई किताबों में तो कई पेज दिया है। अब उतना लिखवाना, मेन मेन पॉइंट ही हम लिखवा सकते हैं, जितना समझाए उतना संभव नहीं है। आपका लिखिए, हेडिंग प्रश्न बना लीजिए, दुविवाह या बाईगेमी पर टिप्पणी लिखिए। दुविवाह या बाईगेमी पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 में विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, विवाह संबंधी अपराधों के विषय में धारा 493 से लेकर 498 तक में, धारा 493 से लेकर 498 तक में प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है जिसमें जिसमें धारा 494 एवं 495 में, जिसमें धारा 494 एवं 495 में दुविवाह को दंडनीय बनाया गया है, दुविवाह को दंडनीय बनाया गया है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें आपराधिक आशय की आवश्यकता नहीं होती। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें आपराधिक आशय की आवश्यकता नहीं होती। केवल आपराधिक कार्य के आधार पर व्यक्ति दायी होता है। केवल आपराधिक कार्य के आधार पर व्यक्ति दायी होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 494, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, धारा 494, हेडिंग डालिए, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना।
लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है। कामा दीजिए। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से फिर कामा दीजिए जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी फिर कामा दीजिए दंडित किया जाएगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए खड़ी पाई देकर। इस धारा के विश्लेषणोपरांत इस धारा के विश्लेषणोपरांत दुविवाह के निम्नलिखित आवश्यक तत्व दुविवाह के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं। निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं। फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट में लिखिए यह कि अभियुक्त पहले से ही विधिपूर्ण विवाहित था। फर्स्ट में लिखिए यह कि अभियुक्त पहले से ही विधिपूर्ण विवाहित था। सेकंड में लिखिए यह कि वह व्यक्ति जिससे उसका विवाह हुआ था यह कि वह व्यक्ति जिससे उसका विवाह हुआ था वह अब भी जीवित है। वह अब भी जीवित है। थर्ड लिखिए यह कि अभियुक्त ने अन्य व्यक्ति से पुनः विवाह किया था। यह कि
यह कि अभियुक्त ने अन्य व्यक्ति से पुनः विवाह किया था। चौथा आवश्यक तत्व लिखिए, यह कि पुनः विवाह करना, यह कि पुनः विवाह करना प्रथम विवाहित व्यक्ति के जीवन काल में होने के कारण, यह कि पुनः विवाह करना प्रथम विवाहित व्यक्ति के जीवन काल में होने के कारण शून्य था। प्रथम विवाहित व्यक्ति के जीवन काल में होने के कारण शून्य था। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए, दुविवाह के अपराध में अभियुक्त द्वारा दुविवाह के अपराध में अभियुक्त द्वारा निम्नलिखित बचाव लिया जा सकता है। निम्नलिखित बचाव लिया जा सकता है। फिर एक बार देखिए, दुविवाह के अपराध में अभियुक्त द्वारा निम्नलिखित बचाव लिया जा सकता है। ये हेडिंग थोड़ा मोटे में लिखिएगा। इसके बाद लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट में लिखिए भाई, यह कि प्रथम विवाह पुनः विवाह करने के पूर्व विघटित हो गया था। पहला लिखिए, यह कि प्रथम विवाह पुनः विवाह करने के पूर्व, यह कि प्रथम विवाह पुनः विवाह करने के पूर्व विघटित हो गया था। माने भंग हो गया था। सेकंड में लिखिए, सेकंड, यह कि प्रथम विवाह, यह कि प्रथम विवाह पुनः विवाह करने के पूर्व, यह कि प्रथम विवाह पुनः विवाह करने के पूर्व न्यायालय की डिक्री द्वारा, न्यायालय की डिक्री द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया था। न्यायालय की डिक्री द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया था। तीसरा लिखिए, थर्ड, यह कि प्रथम विवाह शून्य या अवैध था, यह कि प्रथम विवाह शून्य या अवैध था। चौथा पद लिखिए, यह कि पुनः विवाह करने के यह कि पुनः विवाह करने के 7 वर्ष पूर्व तक, यह कि पुनः विवाह करने के 7 वर्ष पूर्व तक विवाह के दूसरे पक्षकार के बारे में विवाह के
दूसरे पक्षकार के बारे में उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना। दूसरे, फिर एक बार देखिए, यह कि पुनः विवाह करने के 7 वर्ष पूर्व तक विवाह के दूसरे पक्षकार के बारे में उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना। जो सुनते जो सुनते यदि वह जीवित होता, जो सुनते यदि वह जीवित होता तथा यह बात पुनः विवाह के दूसरे पक्षकार के ज्ञान में थी, तथा यह बात पुनः विवाह के नहीं तथा यह बात पुनः विवाह के तथा यह बात पुनः विवाह के दूसरे पक्षकार के ज्ञान में थी। तो पैराग्राफ चेंज करके व्याख्या लिखिए। देखिए, समय न रहे तो इतना ही लिख के आगे बढ़ जाएगा। इतना ही वैसे आपका, मैंने अगर समय न रहे तो बस आवश्यकता है तो और अपवाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय रहे तभी आगे व्याख्या करना है। एक पेज और लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए। कोई व्यक्ति दुविवाह के लिए तभी दोषी होगा, कोई व्यक्ति दुविवाह के लिए तभी दोषी होगा जब उसका प्रथम विवाह जब उसका प्रथम विवाह उस देश की विधि के अनुसार वैध था, उस देश की विधि के अनुसार वैध था, जिस देश में विवाह हुआ था, जिस देश में विवाह हुआ था। फिर एक बार देखिए, कोई व्यक्ति दुविवाह के लिए तभी दोषी होगा जब उसका प्रथम विवाह उस देश की विधि के अनुसार वैध था, जिस देश में विवाह हुआ था। इसी लाइन में लिखिए, यदि प्रथम विवाह शून्य है, शून्य था लिखिएगा, यदि प्रथम विवाह शून्य था तब व्यक्ति दुविवाह के लिए दोषी नहीं होगा, तब व्यक्ति दुविवाह के लिए दोषी नहीं होगा। लिखिए इसी में, इस अपराध के लिए यह आवश्यक है कि इस अपराध के लिए यह आवश्यक है कि दुविवाह के समय प्रथम विवाह का दूसरा पक्षकार जीवित हो, प्रथम विवाह का दूसरा पक्षकार जीवित हो,
यह नियम सभी हिंदुओं, ईसाइयों, पारसियों, यह नियम सभी हिंदुओं, ईसाइयों, पारसियों तथा मुस्लिम महिलाओं पर लागू होता है तथा मुस्लिम महिलाओं पर लागू होता है। लेकिन मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होता। लेकिन मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होता क्योंकि कोई मुस्लिम पुरुष एक साथ कोई मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 विवाहित पत्नियों को रखने का अधिकार रखता है। कोई मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 विवाहित पत्नियों को रखने का अधिकार रखता है। यदि वह 5वीं स्त्री से विवाह करे, यदि मैंने 4 कायम रहते वो लिखवा नहीं जा रहा है। यदि वह 5वीं स्त्री से विवाह कर, मैंने चारों विवाह कायम है उसके बाद, यदि वह 5वीं स्त्री से विवाह करे तब वह इस धारा के तहत दंडनीय होगा। यदि वह 5वीं स्त्री से विवाह करे तब वह इस धारा के तहत दंडनीय होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पुनः विवाह करता है शब्द का अर्थ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पुनः विवाह करता है शब्द का अर्थ यह है कि शब्द का अर्थ यह है कि वैध विवाह की सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति की गई हो। वैध विवाह की सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति की गई हो। केस लिखिए आपका, केस लिखिए। केवल राम बनाम हिमाचल प्रदेश प्रशासन। केवल राम, केवल राम बनाम हिमाचल प्रदेश प्रशासन। AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट। केवल राम बनाम हिमाचल प्रदेश प्रशासन AIR 1966 आपका सुप्रीम कोर्ट। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दुविवाह के मामले में दुविवाह के मामले में
यह सिद्ध करना आवश्यक है कि दुविवाह के मामले में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उन सभी वैवाहिक क्रियाओं को संपादित किया गया था, उन सभी वैवाहिक क्रियाओं को संपादित किया गया था जो किसी विधि पूर्ण विवाह के लिए आवश्यक हैं, जो किसी विधि पूर्ण विवाह के लिए आवश्यक हैं। अभियुक्त द्वारा दूसरे विवाह को स्वीकार कर लेने से, अभियुक्त द्वारा दूसरे विवाह को स्वीकार कर लेने मात्र से, अभियुक्त द्वारा दूसरे विवाह को स्वीकार कर लेने मात्र से इस अपराध का गठन नहीं होता, इस अपराध का गठन नहीं होता। अगली धारा लिखिए इसी में आपका, क्योंकि दोनों धाराओं में बाइगेमी है तो आपका एक धारा और 3-4 लाइन ही लिखना है। लिखिए धारा 495। कितना पेज हुआ? 2-2.5 पेज से अधिक ना होगा ये भी। हाँ, आपका ये भी सतर्क रहना, टिप्पणी में ही आएगा। तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा है तो आप अपवाद तक क्या करिएगा, लिख कर छोड़ दीजिएगा। वो भी मैं उपाय बता रहा हूँ। आपका नियम लिखिए, बेयर एक्ट आवश्यकता तो अपवाद, और केस ओस न लिखिए अगर आपको लगे कि समय नहीं है। लिखिए धारा 495, हेडिंग डालिए, वहीं अपराध पूर्ववर्ती विवाह को, 2 लाइन की धारा, 3 लाइन की। लिखिए, वहीं अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर, उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ, जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया गया है, जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये हेडिंग थी। जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित, लिखिए, जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध, जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात, अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा, उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा, कामा दीजिए, जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, फिर कामा दीजिए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, वह
दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया। अब आईपीसी में आपका पहले अध्याय 16 में जो 7-8 क्वेश्चन है कल से वो बताया जाए। तो कल आपका जो पहला अपराध हम उठाएंगे आपका किडनैपिंग और एब्डक्शन पहले पढ़ा दिया जाए। वो पूछा जाता है दोनों में अंतर, अपहरण और व्यापहरण तथा दोनों में अंतर, पहले छोटा छोटा निकाला जाए। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है उपहत्य और घोर उपहत्य, घोर उपहत्य जो आपका 8 क्लास है उसको देख लिया जाएगा। और समय बचेगा तो आपका हमला और आपराधिक बल और दोनों में अंतर। वैसे अपहरण व्यापहरण में इस समय लग जाएगा। तो शाम को जो क्लास चलेगी भाई आपका एविडेंस भी चलेगा और आपका सीआरपीसी भी। और आईपीसी आपका जल्दी अब समाप्त हो जाएगी तो उसके बदले सीआरपीसी हम लगा देंगे, यानी कि लगातार अब उसके बाद सीआरपीसी चलेगी 1 हफ्ता। आईपीसी अब जल्दी निपटा जाए। तो आपका शाम को 5 बजे से क्लास चलेगा, एविडेंस का भी चलेगा ताकि एविडेंस भी खींचे। आपका छांट छांट के क्वेश्चन अब बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा, और सीआरपीसी भी चलेगी। तो शाम को जिसको पढ़ना अपना ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, नहीं तो 5 बजे आए। आपका 5 बजे से क्लास चले।